हरीश आपके साथ साइबर क्राइम और साइबर अटैक, ये बड़े बड़े नाम हम लोगों ने बहुत बार सुने होंगे और कभी कभी इनके बारे में बहुत सारी खबरें भी हमने टीवी पर चलती हुई देखी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन इसके बारे में आम जनता को, एक आम इंसान को, एक आम नागरिक को शायद उतना पता नहीं होगा। एक आम नागरिक को तभी इन चीजों के बारे में पता चलता है जब वो आम इंसान घर पे आराम से बैठा हुआ अपने फोन पर देखता है तो उसके पैसे डेबिट हो जाते हैं, उसका पूरे का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है और घर पर आराम से बैठा हुआ वो शख्स इस शिकार हो जाता है, साइबर क्राइम का बहुत बड़ा शिकार हो जाता है। और तब उसको जाकर ये पता लगता है कि वो साइबर क्राइम का शिकार हुआ है और तब उसे इस नाम की अहमियत का पता लगता है और कहीं ना कहीं अपनी नजरअंदाजी का भी पता चल जाता है। और किस तरह से हमारे अकाउंट्स की सारी जानकारी किसी थर्ड पर्सन तक पहुंच जाती है, किस तरह से वो हमारे सभी अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, किस तरह से हमारी सोशल मीडिया आईडीज हैक हो जाती हैं और हम निहत्थे से हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं, किसको जाकर शिकायत करें, हमारे साथ ये हो क्या रहा है। इन सभी बातों और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज पर मौजूद हैं हमारे साथ मिलिंद थोराट जी, जो कि साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज के बहुत बड़े माहिर हैं और जिन्हें वर्षों का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज में, और आज हमारे साथ वो इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है HSN न्यूज पर। धन्यवाद हरीश जी, नमस्कार सभी को। जी मिलिंद जी, किस तरह से आम जनता जो है इसके बारे में अवेयर नहीं है? आखिर आजकल लोग सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के शिकार क्यों हो रहे हैं और इससे बचने के लिए लोगों को आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, जो आपने पहला सवाल पूछा कि किस तरह से शिकार हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जानकारी ना होना, टेक्नोलॉजी की जानकारी ना होना और साइबर क्राइम, साइबर के क्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी जानकारी न होना इसका मुख्य कारण है। और थोड़ी बहुत हमारी लापरवाही ये भी एक कारण हो सकता है, जिस वजह से हम किसी भी लिंक को बगैर सोचे समझे क्लिक कर लेते हैं तो हमारा डेटा चला जाता है, या हम ईमेल कोई आता है, अननोन सोर्सेज से ईमेल आता है, या मान लीजिए कि किसी लालच में आकर हमने कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया ऑनलाइन गेमिंग का, या हमने जो हमारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं उसमें अनजान लोगों को ऐड कर लिया। तो ऐसे हम जो आम इंसान है वो ये सारी गलतियां करता है, कहीं ना कहीं ये गलतियां करता है, या अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी और को यूज करने के लिए देना। तो ऐसी सारी चीजों से ही हमारी जानकारी गलत हाथों में पड़ती है और वहीं से हम साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। जी जी। और जो दूसरी बात जो आपने पूछी कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें अपने डेटा के प्रति, जो हमारी जानकारी है, खुद की जानकारी, इसके प्रति हमें बहुत ही जागरूक रहना है। उसको, जिस व्यक्ति को उस चीज की जरूरत नहीं है वहां पर वो चीज नहीं देनी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा कि आज हम कहीं पर भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो लोग हमें बिलिंग काउंटर पे पूछते हैं आपका मोबाइल नंबर क्या है। जी। अब हम उस मोबाइल नंबर को दे देते हैं, जो हमारा मोबाइल नंबर अपना रेगुलर नंबर होता है, जो हमारे बैंक को भी कनेक्टेड होता है, जो हमारी आधार कार्ड जैसी आधार कार्ड के साथ लिंक होता है, तो वही नंबर हम उनको दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारी जानकारी अननेसेसरी लोगों तक खुद ही दे रहे हैं। जी। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि हम फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। आजकल की पीढ़ी तो उसके सिवा तो रह ही नहीं पाएगी। तो इतना जो आप अगर कभी उठा के देख लीजिए कि जो लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं, तो प्रोफाइल में इस तरह से इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि जैसे कि वो किसी नौकरी के लिए अर्जी कर रहे हों, उस तरह की सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोफाइल में होती है, जबकि उतना उस प्रोफाइल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई हमें पुराना जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है, या हम कौन से कॉलेज में थे या कहीं स्कूल में थे, उस सब चीजों से वो
कोई हमें लाभ नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि हम जो ऐसी कंपनियां हैं इनके सॉफ्टवेयर्स को हम और अच्छा बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा डेटा दे रहे हैं, जी और उसके बदले में हमें सिर्फ क्या मिलेगा, तो नोटिफिकेशंस आएंगी कि शायद आप इनको जानते होंगे, शायद आप उनको जानते होंगे। वो सारा पीछे बैकग्राउंड में वो सारा डेटा को एनालाइज करके जो हमने ही जो फीड किया होता है जी उस डेटा के आधार पर वो हमें नोटिफिकेशन देगा। उससे ज्यादा और कुछ होने नहीं वाला है। और एक्चुअली जितना ज्यादा हम वो इंफॉर्मेशन देंगे उतना वो रिफाइन होता जाएगा, और उतना वो लोगों तक भी वो अननेसेसरी डेटा पहुंचेगा। और हम कनेक्शन कर लेते हैं लोगों से। जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत बार ज्यादा फॉलोअर्स के चक्कर में, ज्यादा लाइक्स के चक्कर में अनजान लोगों को ऐड कर लेते हैं। अब वो ऐड तो हो जाते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कर पाएंगे कि उस व्यक्ति का मन में क्या है, वो किस तरह का इंसान है, उसकी मंशा क्या है हमसे कनेक्ट करने की। तो ये सारी चीजें हम नहीं जान पाते। तो सतर्कता बरतनी चाहिए, और हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हमारे डेटा जो हम जानकारी हमारी दे रहे हैं, जो पर्सनल जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में। और इसमें मिलिंद जी जो आपने दो बातें कही कि हम एक तो अपना फोन नंबर है वो किसी ना किसी को चाहे अनचाहे हम दे देते हैं। वो अगर हम फोन नंबर दे देते हैं या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हम सोशल मीडिया साइट्स पर भी डालते हैं, तो उससे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है और किस तरह से वो फोन नंबर जो है वो उन लोगों तक पहुंच जाते हैं जो हमें फोन करते हैं और हमें कहते हैं कि आपके अकाउंट के साथ ऐसा होने वाला है, या हमें डराते धमकाते हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी हो जाती है। वो फोन नंबर आखिर किस तरह से उन लोगों तक पहुंच जाते हैं? क्योंकि हमने तो, या कोई भी आम इंसान है वो तो मॉल में जाएगा तो मॉल वालों को दिया है, वो आगे कैसे ट्रांसफर हो जाता है नंबर हमारा या हमारी पर्सनल डिटेल्स? देखिए क्या है कि ये जो हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम मॉल में जाते हैं। बहुत बार कुछ लड़के लड़कियां हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि ये एक स्लिप भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ है, तो आपका नाम नंबर बता दीजिए हमें। तो हम क्या करते हैं, अनजाने में हम उस लकी ड्रॉ के चक्कर में हम वो इंफॉर्मेशन उनको दे देते हैं, और बाद में हम उसको कभी ट्रेस करने नहीं चाहते, और हम ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे कि उस इंफॉर्मेशन का आगे क्या हुआ। अब मान लीजिए कि मॉल में अगर ऐसा कैंपेन 2 दिन 3 दिन चलता है तो 2-3 हजार नाम तो उनके पास ऐसे ही जमा हो गए, राइट। अब आप अगर मार्केट में सर्च करोगे तो ये जो डेटाबेस जो तैयार हो जाता है, ये जो नाम का लिस्ट तैयार हो जाता है, इसको बेचा जाता है, ये इंफॉर्मेशन बेची जाती है। तो ये जो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो इस इंफॉर्मेशन को खरीदती हैं, और खरीदने के बाद वो लोगों का प्रोफाइलिंग करती है। जो आपने जानकारी दी होती है उसी के बेसिस पे प्रोफाइलिंग करती है, और फिर वो हमें कॉल करके उनके सर्विसेज बेचने के लिए या आगे के किसी मतलब फ्रॉड के इरादे से मान लीजिए कि वो करते हैं। तो ये सारा डेटा जो है वो हमने ही कहीं ना कहीं दिया हुआ होता है, और वो वहां से उसको बेचा जाता है या उसको लीक किया जाता है, तब वो डेटा उनके पास पहुंचता है, क्रिमिनल्स के पास। जी। और ये तो बात हो गई कि हम फोन नंबर चाहे अनचाहे दे देते हैं और उसमें हम फंस जाते हैं, और वो पर्सनल डिटेल उन लोगों के पास पहुंच जाती है। और कुछ सोशल मीडिया पर भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जब हम सोशल मीडिया पर सर्फिंग कर रहे होते हैं या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर भी देखा गया है कि बहुत बार लोगों को वहां पर भी ठगी का सामना करना पड़ता है और वो साइबर क्राइम वहां पर भी उसके शिकार हो जाते हैं। राइट। अब इसमें 2-3 चीजें हैं हरीश जी। देखिए क्या है कि जैसा मैंने कहा कि हम प्रोफाइल को ज़्यादा पॉपुलर बनाने के चक्कर में या सोशल मीडिया में ज़्यादा पॉपुलर होने के चक्कर में अनजान लोगों को ऐड कर लेते हैं। अब वो ऐड करने से क्या हो जाता है कि उनको हमारे करीबी दोस्त कौन हो सकते हैं, रिश्तेदार कौन हो सकते हैं, जो हमारे फोटोग्राफ्स पे कमेंट करते हैं या जो हमारे
फोटोज को लाइक करते हैं या हम किसी को लाइक करते हैं, तो ये सारी जानकारी उनको आराम से मिल सकती है और उसके बेसिस पे वो एक फेक मैसेज डाल के उन लोगों को भी ऐसे मनगढ़ंत कहानियां सुना सकते हैं कि भी मैं फंस गया हूं, मैं फाइनेंशियल ट्रबल में हूं, तो मुझे आप थोड़ा पैसा दीजिए। एक तो वो चीज है, दूसरा ये चीज है कि कभी अचानक से उसी अकाउंट से हमें कोई लिंक आ जाए कि भाई ये क्या, ये तुम हो, तुम्हारे बारे में कुछ फैलाया जा रहा है, तो क्या ये तुम हो। तो आप अगर उस लिंक को क्लिक करते हैं, जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा कनेक्शन में है बंदा, तो ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उस लिंक को क्लिक करूं। अब वो लिंक को क्लिक करने के बाद से ही सारा खेल शुरू हो जाता है कि या तो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में कुछ ऐसा फाइल डाउनलोड हो जाएगा, या तो आपको वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने को बोलेगा और फिर वहां से वो क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाती हैं। तो वहीं से वो शुरुआत होती है। तो किस तरह से हमारा वो अगर हम उसको क्लिक कर देते हैं तो क्या हमारी जो अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो चली जाती हैं, या हमारी जो मोबाइल में फोटोज हैं या हमारे लैपटॉप में, अगर हम लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, उसका जो डेटा है वो उसके पास चला जाता है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है? ऐसी बातें होती हैं? देखिए ऐसा है, जब आप किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो उस लिंक के पीछे का वेब पेज कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका डेटा क्या ले रहा है। दूसरा चीज ये है कि अगर ऐसी कोई लिंक आप क्लिक करते हो और आपके मोबाइल में कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, तब आपने कई बार देखा होगा कि आप जब नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसको इंस्टॉल होने में कुछ वक्त लगता है और वो आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, जैसे कि कॉल रिकॉर्ड्स हो गए, कॉन्टैक्ट्स हो गए, स्टोरेज हो गया, मतलब गैलरी वगैरह, तो ये सारी परमिशंस मांगता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऐसी कामों के लिए बनाए गए ऐप्स होते हैं वो अननेसेसरी परमिशंस आपसे मांगते हैं, तो आपने अगर उसको यूज करना है तो जनरली ये टेंडेंसी हो जाती है कि आप उसको क्लिक करते जाओ, आप सारा एक्सेप्ट कर लो जी, क्योंकि आपको ये पता होता है कि अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो ये ऐप शायद नहीं चलेगी, वर्क नहीं करेगी, तो इसीलिए आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो सारा डेटा उनके सर्वर पे पुल कर लेता है जी। तो जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो तो अपडेट करते वक्त वो सर्वर से आपके मोबाइल में आता है, उसी तरह से जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर, ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपके फोन से भी डेटा वहां सर्वर पर अपलोड हो जाता है। तो उसमें आपके कॉल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, आपकी गैलरी के जितने भी आपके फोटोग्राफ्स हैं वो हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपने डाउनलोड किए हैं वो हो सकते हैं। अब ऐसे डॉक्यूमेंट्स में हमारे टेलीफोन के बिल हो सकते हैं, हमारे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। तो ऐसी सारी चीजें जो कॉन्फिडेंशियल हम रखते हैं, ज्यादातर हम उसको सिक्योर रखने की कोशिश करते हैं, ऐसी सारी चीजें उसमें हो सकती हैं जो अपलोड हो जाए किसी अनजान सर्वर पे। तो वहां से वो डेटा फिर बिकने के लिए रेडी हो जाता है। अब आपको एक मैं वर्ड बताता हूँ, उसको डार्क वेब बोला जाता है। तो डार्क वेब का मतलब है कि इंटरनेट का चोर बाजार, अगर सीधा सीधा भाषा में समझे तो इंटरनेट का चोर बाजार है वो। तो वहां पर ऐसी सारी जो गलत कामों के लिए जो डेटा होता है या कोई टूल्स होते हैं वो सारे वहां पर बिकते हैं। वो आप ऐसे नॉर्मल जो इंटरनेट पे हम सर्फिंग करते हैं वहां पर वो चीजें नहीं मिलती, डार्क वेब में जाकर उसको ढूंढ के निकालना पड़ता है तब वो मिलती। यानी कि हमारे मोबाइल में जितना डेटा है वो सारा वो लोग अपने सर्वर पर डाल लेते हैं, डाल सकते हैं अगर आपने उनका कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हो तो जी। और ये भी देखा जाता है मिलन जी के कुछ लोग कभी कभी इंस्टेंट लोन पाने के लिए कि हमें पैसा मिल जाए और कुछ मोबाइल पर एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं और वहाँ अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वहाँ डालते हैं और वो लोन ले लेते हैं। बिल्कुल। और लोन लेने के बाद, लोन देने के बाद भी वो बेचारे फंस जाते हैं। बिल्कुल। अब ये क्या है कि ऐसी बहुत सारी फर्जी लोन कंपनीज आज मार्केट में हैं और जो छोटी छोटी अमाउंट की जरूरत जिनको पड़ती है, जैसे मान लीजिए कोई आपके
सोसाइटी में काम करने वाले कोई लोग हों, या हेल्पर कैटेगरी में जो आते हैं वो हों, या ड्राइवर्स हो, ऐसे जो, या कोई ऑटो वाला हो मान लीजिए, तो उसको जो कम पैसों की जरूरत होती है, लेकिन उसको शायद कोई रास्ता अगर दूसरा दिख नहीं रहा हो, और ये सारी एड्स हर बार आपको आती हैं या कॉल आते हैं कि आपको अगर इंस्टेंट मनी चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इसमें आप आपकी जानकारी दीजिए। तो ये जो फर्जी जो कंपनीज हैं, ये छोटी छोटी अमाउंट तो दे देती हैं, लेकिन उसके बदले में आपसे जो डेटा उन्होंने ले लिया, या इनफैक्ट ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग पैसा वापस करने के बाद भी उस व्यक्ति को हैरेस करते हैं कि आपने पैसा दिया नहीं है और आपको दोबारा से आपको देना पड़ेगा, और ऐसे परेशान करते हैं लोगों को। अब इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है, क्योंकि ये जो अपना प्रॉपर चैनल है, बैंक का चैनल के थ्रू लोन नहीं लिया होता है, इसीलिए ऐसे मामलों में बैंक्स या पुलिस कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि इनके पास कोई डेटा नहीं होता, उसका कोई रिसीट नहीं होता, उसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। और एक्चुअली ये क्या है कि ब्लैकमेलिंग की कैटेगरी में हम इसको देख सकते हैं कि ऐसे एप्लीकेशंस को अगर आपने डाउनलोड किया, पैसा वापस किया, फिर भी वो उसको दोबारा से मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपने नहीं दिया, और आपने अगर पैसा नहीं दिया अभी भी तो हम आपका अकाउंट हैक कर लेंगे, हमारे पास ये जानकारी है, आपके फोटोग्राफ्स हैं, हम उसको लीक कर देंगे, या हमारे पास आपके कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स को परेशान करेंगे, या ऐसे करके जो धमकाते हैं और पैसे मांगते हैं। अब मेरे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां पर उन्होंने पूरा गूगल का अकाउंट ही उनके कब्जे में कर लिया लोगों ने, क्रिमिनल्स ने, और जो विक्टिम था उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसमें से कैसे बाहर निकले, और वो कोई ऐसा बहुत पढ़ा लिखा या ऐसा कोई था नहीं जो पुलिस के पास जाए या कोई वकील करे या कुछ करे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसी चीजों में फंस जाते हैं, फर्जी लोग ऐप्स के चक्कर में। जी, और जब ऐसे लोग फंस जाते हैं तो उसका बाहर निकलने का तरीका क्या रहता है? क्या कोई हल होता है या नहीं होता? इसमें हल होता है, जैसे कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका भी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। अब ऐसी साइट्स पर जाकर आप एक कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। जो अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा तो उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर, और कोई धमकी भरा कोई मैसेज होगा या कोई व्हाट्सएप किया होगा तो उसके स्क्रीनशॉट्स आप लगा सकते हो, कौन से नंबर से आपको कॉल आई है, वो सारे डिटेल्स आप इस वेबसाइट पर अपने एक ऑनलाइन एफआईआर दे सकते हो, और उसके बाद पुलिस उसके लिए कार्रवाई करती है। दूसरा, अगर आप किसी टेक्निकल व्यक्ति को जानते हैं तो उनसे आप सहायता ले सकते हैं ताकि किसी तरह से उस अकाउंट को रिकवर किया जाए। यानी कि इन सारी चीजों से जितना हो सके हम बचकर रहें। अगर आप इंस्टेंट किसी कंपनी से लोन लेते हैं तो अगर वो अप्रूव्ड कंपनी नहीं है तो उससे लोन नहीं लेना चाहिए, नहीं और लेना उससे उसको किसी तरह की अपनी इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सारी चीजें ऑनलाइन गेमिंग के मामले में भी होता है। आजकल आपने देखा होगा टीवी पर कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो ऑनलाइन गेमिंग्स की बहुत एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और यही मैं आपसे पूछने भी वाला था कि कुछ बच्चों को भी टारगेट किया जाता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, जो आजकल जो इंटरनेट से जो ग्रुप गेम्स खेले जाते हैं, जो ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति खेल रहा है उसके पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों में वो एक हो जाता है एडिक्शन के, मुझे ये खेलना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स बनाने हैं। तो बहुत बार लोग इनके बच्चों के संपर्क में आते हैं जो देखते हैं कि भाई अगर तुमने कुछ पैसे दिए तो तुम्हारे पॉइंट्स मैं बढ़ा दूंगा, और उन बच्चों से फिर उनके माँ बाप के क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स वगैरह मंगवाते हैं और फिर वो क्रेडिट कार्ड पर फ्रॉड कर देते हैं। और बच्चों को तो शायद इतना अवेयरनेस नहीं होता कि हमें ये कार्ड्स वगैरह के डिटेल्स नहीं देने चाहिए, लेकिन वो समझते हैं कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, मेरे पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे तो मैं अपने ग्रुप में थोड़ा शाइन करूंगा। जी जी, उस हिसाब से। जी। और आजकल ये भी हो रहा है कि बच्चों को टारगेट करते हैं
और बच्चे जो हैं वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। कुछ गेम्स ऐसी राइट सामने आई थी। राइट राइट। ये ब्लू व्हेल नाम की एक गेम आई थी, जी इसको 2-3 साल हो गए, उस पर बैन भी लग चुका है। तो ऐसे कुछ गेम्स होते हैं जिनमें जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिनमें जो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति होता है वो बच्चों को बोलता है कि भाई इसको अभी आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये डेयरिंग करके दिखाना है, कुछ जी डेयर दिया जाता है। तो उसमें उस बच्चे को पता नहीं चलता कि भाई ये हमारा गलत इस्तेमाल हो रहा है, और बच्चे अपना जो सामने वाले ने बताया उस तरह से चीजें कर देते हैं। कुछ कुछ तो लाइव कर देते हैं, मतलब कैमरा ऑन होता है, रिकॉर्ड हो जाता है जी वो सारी जी। चीजें, और ये कुछ सुसाइड जैसी चीजें कर लेते हैं, उसमें फंस जाते और मिलिंद जी, ये तो हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं कि लोग साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। हैं। एक राइट, टर्म आती है साइबर अटैक। ये बिल्कुल। साइबर अटैक क्या टर्म है और किस तरह से ये काम करती है? जी बिल्कुल। साइबर अटैक कब माना जाता है? जब कोई साइबर क्रिमिनल किसी कंपनी पर अटैक करता है, जैसे या किसी गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन पे अटैक करता है, किसी बैंक पे अटैक करता है। अब उसमें क्या होता है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति उसका शिकार नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन शिकार हो जाती है। मान लीजिए कि अब आपने शायद पढ़ा होगा कि स्विगी के सर्वर्स को अटैक किया गया था, जी एम्स के सर्वर को अटैक किया गया था। तो ऐसे जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वर्स को अटैक किया जाता है तो जो ये क्रिमिनल्स उसको एक्सेस करते हैं तो वहां से उसका डेटा पूरा निकाल लेते हैं। अब जैसे स्विगी हो गया, तो स्विगी पर आप समझ सकते हैं कि लोगों के नाम, एड्रेसेस, फोन नंबर्स, ये सारा डेटा होगा। बैंक्स के अगर बैंक्स को हैक करते हैं तो उसमें उनके सीधा सीधा बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स शायद लीक हो सकते हैं। लोगों के क्या कहते हैं कि लोगों के नाम, एड्रेसेस, वो सब हो सकते हैं। लोगों के कार्ड नंबर्स हो सकते हैं जो बैंक के पास है, तो क्रेडिट कार्ड नंबर्स, डेबिट कार्ड नंबर्स वो हो सकते हैं। तो ये जो साइबर अटैक उसको कहा जाता है, जब एक लार्ज स्केल क्या कहेंगे उसको कि ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक होता है। ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक हो जाता है, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, या तो डेटा निकालने का उद्देश्य होता है या उसके पीछे पैसा ऐंठने का होता है। आजकल रैंसमवेयर एक चीज है कि हम आपके कंपनीज पर अटैक करेंगे और आपके सारे सिस्टम्स को लॉक कर देंगे, और वो जब तक वर्क नहीं करेंगे, वो वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप पैसा नहीं देंगे पैसा तब नहीं तक देंगे। हम आपको उसकी उसको एक की बोलते हैं, तो वो सीक्रेट की नहीं देंगे। अगर आपको सीक्रेट की नहीं देंगे तो आपके कंप्यूटर्स वर्क नहीं करेंगे। ओके इसको बोला जाता है रैंसमवेयर। अब रैंसम का मतलब तो फिरौती है, तो जी रैंसमवेयर का मतलब हो गया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो फिरौती मांगने के काम आएगा, जी। ऐसा बोल सकते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको एक मामूली से लिंक, कोई एम्प्लॉय किसी लिंक पे क्लिक कर देता है और वो रैंसमवेयर पूरा इंस्टॉल हो जाता है कंपनी के पूरे मशीन्स पर। तो उसको कैसा है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे कोई अपना अता पता ठिकाना बता कर तो नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हो। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पैसा देने के बाद भी उनको कीज नहीं मिली, तो वो जी। यहाँ पर कोई ट्रस्ट फैक्टर है ही नहीं, बिकॉज वो क्रिमिनल है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज को अपनी सिस्टम्स को दोबारा बिल्ड करना पड़ता है। वो रैंसमवेयर से निकलना उतना आसान नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ, क्या कहेंगे उसको, बहुत सारा उसमें इन्वेस्टिगेशन में पैसा जाता है, रीबिल्ड करने में पैसा जाता है, और अगर आपने फिरौती दे दी है तो वो पैसा भी आपका ऑलरेडी उसमें चला गया है। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस अटैक की शिकार होती है तो उसे पैसा देना ही पड़ता है, कोई उसका हल नहीं निकलता। राइट, ये रैंसमवेयर की केस में होता है। बहुत कम चीजों में ऐसा होता है कि वो रैंसमवेयर का हल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप आपका पूरा सिस्टम्स को रिकवर कर पाओगे। लेकिन इस तरह के और भी अटैक्स होते हैं। रैंसमवेयर ये एक टाइप का अटैक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक्स होते हैं जिसका उद्देश्य होता है कि आपका सिस्टम्स को बंद कर देना, आपके सिस्टम से डेटा चुरा लेना। तो ऐसे अलग अलग उसके मोटिव्स हो सकते हैं।
यानी कि जो ये अटैक करता है कोई शख्स होगा या कोई इस ग्रुप तरह होगा। के ग्रुप होगा, तो जो वो अटैक करता है, जिस टेक्निक के साथ अटैक करता है, क्या उस टेक्निक को मात देने के लिए कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाती ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या हाँ, कोई अगर किसी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर को हायर किया जाता है तो क्या उनके पास ऐसी टेक्निक्स नहीं होती कि उसको मात दी जाए? जी ऐसा है कि टेक्निक्स तो बहुत सारी होती हैं, बट इसमें हमारी जो साइबर सिक्योरिटी फील्ड है उसमें हमेशा से एक बोला जाता है कि ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक। जी। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करने वाला जो ह्यूमन है, अब वो कब गलती कर जाए ये हम बता नहीं सकते। वैसे तो हम ट्रेनिंग्स भी बहुत देते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज को बहुत ट्रेनिंग्स देती हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की होती हैं कि भाई ये फिशिंग अटैक्स ना हो, विशिंग कॉल्स ना हो, जी। या कुछ मैलवेयर आप डाउनलोड ना करें आपकी कंप्यूटर कंपनी के सिस्टम में। जी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ऐसी चीजें गलती से हो जाती हैं किसी एम्प्लॉय से। मान लीजिए उसने कुछ गूगल पे जाके कुछ सर्च किया और उसने कोई ऐसी लिंक, मैलिशियस लिंक को क्लिक कर लिया और वहां से कुछ डाउनलोड हो गया। तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि भाई सब कुछ होने के बावजूद कहीं एक जगह पे कुछ खुला रह गया और वहीं से उसको अटैक का सामना करना पड़ा। और मिलिंद जी, कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि ये आम चीजें हो गई हैं, बहुत सारे न्यूज़ वायरल होती हैं कि कोई बहुत पढ़े लिखे लोग हों, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, उनको कॉल राइट। आती है कि आपके नाम पे बहुत सारे अकाउंट्स खुले हुए हैं और आपके अकाउंट से अलग अलग जगह पैसा ट्रांसफर हो रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, आप फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है आप पर, मैं राइट। ऑफिसर बोल रहा हूँ, और आप मुझे ये डिटेल दें। और उसके बाद वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल। इसका सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस, कि जी। भाई इस तरह से कुछ चीजें हो सकती हैं ये। और दूसरा जो मैंने सबसे पहले कहा था कि अपनी जानकारी किसी को देने से पहले थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए कि ये हम जिसको दे रहे हैं उसको उस चीज की जरूरत है नहीं है, और वो क्या करने वाला है। अब दूसरा जो बात आपने कही कि ऐसे कुछ फेक कॉल्स आते हैं कि आप मनी जी। लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये इंडिविजुअल कोई कॉल करके आपको नहीं बताएगा। आपको अगर ईमेल आ रहा है मान लीजिए, तो ईमेल कहाँ से आया है पहले वो पता करना है। अगर कॉल आता है तो कॉल कहाँ से आई है वो पता करना है। और फिर उसके बाद ही उसके ऊपर, जब तक आपके हाथ में कोई पेपर या कोई ईमेल नहीं आता कोई, तब तक आपको ये एडिशनल जानकारी उनको किसी और के साथ शेयर नहीं करनी है। और सबसे पहली चीज तो ये है हरीश जी, मैं बोलूंगा सभी दर्शकों को कि आपको पैनिक नहीं होना है। जो जी। भी हुआ होगा उसका कुछ ना कुछ समाधान तो निकल के आएगा, बस आपको पैनिक नहीं होना है। जहां पे आपने पैनिक कर लिया आपसे और गलतियां होती जाएंगी, आप और उसमें फंसते जाएंगे। तो आपको जी, बिल्कुल। सतर्क भी रहना है, पैनिक नहीं करना है, और फिर प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ही अपनी जानकारी देनी है। अगर मान लीजिए केस है आपके ऊपर तो उसका कोई कागज आप तक पहुंचना चाहिए, या कोई ऑफिसर अगर आपको कॉल करके बोलता है तो आपको उसको पर्सनली जाके मिलना चाहिए, किसी थाने में मिलना चाहिए, और फिर वहीं से उसकी प्रॉपर हैंडल करना चाहिए उसको। बिल्कुल। जैसे आपने कहा पैनिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एक और मामला जिसमें किसी शख्स को फोन आता है, वीडियो कॉल आती है, और सामने से जब वो उठाता है तो कोई औरत अश्लील हरकतें करती है, वो फोन काट देता है, लेकिन उसके बाद उसको फोन आता है और उसको कहा जाता है कि आपकी जो वीडियो कॉल है मैंने रिकॉर्ड की है, आप इस तरह से इस तरह के धंधे में फंसे हुए हैं, इन्वॉल्व हैं, और मेरे पास आपकी वीडियो कॉल है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, मैं आपको फंसा दूंगा, आपकी जो वीडियो है वो वायरल कर दूंगा, न्यूज़ चैनल्स पे आएंगी। वो डर जाता है आदमी। तो राइट। वो लोग इस तरह से कैसे वो अपने काम को अंजाम देते हैं, और वो शख्स जो है जी बिल्कुल। वो अब बहुत। देखिए ऐसा है कि ऐसा है बहुत बार क्या होता है कि हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हमें कोई अगर कॉल आती है, वीडियो कॉल आता है, हम बगैर जाने के ही किसका है, मान लीजिए अनजान नंबर से आ रहा है, फिर भी आपने उसको आंसर कर लिया। तो जी। बहुत बार ये क्रिमिनल्स ऐसा करते हैं आजकल
कि अश्लील हरकतें करने वाली कोई लड़की होगी दूसरी साइड पे, और वो आपका ये पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे सेशन, और फिर उसके बेसिस पे आपको बोलेंगे कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो हम यही चीज आपके सोशल मीडिया पेजेस पे भी डालेंगे और आपके नाम के साथ डालेंगे, आपको टैग करेंगे और इंस्टाग्राम पे टैग करेंगे, आपको डालेंगे और हम इसको वायरल कर देंगे। अब जी इसी चीज को साइबर क्राइम की दुनिया में इसको बोला जाता है सेक्सटॉर्शन। जी सेक्सटॉर्शन का मतलब है सेक्स के जरिए एक्सटॉर्शन करना। तो सेक्स का इस्तेमाल करके या उस वीडियोस का इस्तेमाल करके एक्सटॉर्शन करना। अब यही चीज कुछ सालों पहले तक सिर्फ ईमेल पर आया करती थी। मतलब ईमेल में ऐसा आया करता था कि हमने आपका लैपटॉप का कैमरा हमने हैक कर लिया है, हम आपकी पूरी एक्टिविटी देख रहे हैं, आप बहुत सारी अश्लील वेबसाइट्स पर जा रहे हैं और हमने वो सारा रिकॉर्ड किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम चुप बैठें तो आप हमें एक्स अमाउंट दे दीजिए। तो ये पहले ईमेल के स्वरूप में हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होता जाता है, अब हमारे व्हाट्सएप नंबर्स, हमारे फोन नंबर्स, जैसा मैंने कहा, बहुत जगह से लोगों तक मतलब फैल हुए हैं पड़े या मिल जाते हैं। जी तो उसी का इस्तेमाल करके वो आपको कॉल्स कर सकते हैं, और आपने कॉल किया तो आप इस तरह से उस एक्सटॉर्शन की केस में फंस सकते हैं। जैसे हमने कॉल्स की बात की कि हमारे जो नंबर्स हैं वो बहुत जगह डाटा जो है ट्रांसफर हो जाता है, और हमें जो फोन्स हैं, जो जिस फोन नंबर से कॉल आती है वो अलग अलग तरह के नंबर होते हैं, कोई बिल्कुल विदेशी नंबर होते हैं, और ये किस तरह से वो और जब कोई पुलिस उसके बारे में इन्वेस्टिगेट की जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो नंबर शायद ट्रेस नहीं होते हैं, तो किस जो शख्स है उसको क्या करना चाहिए उसके मामले में, या इन फोन्स को उठाना नहीं चाहिए? बिल्कुल, ये तो सबसे पहली चीज है कि अगर आप उस नंबर को जानते ही नहीं हैं तो आपको उसको आंसर नहीं करना चाहिए। दूसरा एक चीज है कि ये कैसे होता है या क्यों होता है। अब देखिए, कोई भी साइबर क्रिमिनल हो तो उसको वो तो यही चाहेगा कि उसको कोई पहचाने ना, तो इसलिए वो कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा, जैसे कि वीपीएन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। वीपीएन टेक्नोलॉजी से आप आपकी जो आईपी एड्रेस है, कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस होता है, उसको आप मास्क कर सकते हैं या उसको आप बदल सकते हैं। मतलब जी बदल सकते हैं का मतलब है कि आप हाइड कर रहे हैं, आपका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है उसको हाइड कर रहे हैं, और आप किसी बाहर विदेशी सर्वर के थ्रू आप वो क्राइम कर रहे हैं। तो जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसको वो वीपीएन का एड्रेस मिलेगा, वो आपका ओरिजिनल एड्रेस नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर फोन कॉल्स या फोन नंबर्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज हैं जो वीओआईपी कनेक्शंस आपको देते हैं, जो वॉइस ओवर इंटरनेट होता है वो कनेक्शंस आपको देते हैं, और उसके लिए एक नंबर भी असाइन कर देते हैं। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन के थ्रू बहुत आसान हो गई हैं। आज आप वर्चुअल नंबर ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैं अभी इंडिया में बैठा हूं तो मैं कनाडा का नंबर भी मेरे कार्ड पर छाप सकता हूं कि भाई वहां से मुझे कॉल रूट होके यहाँ आएगी। मतलब किसी ने अगर मान लीजिए मेरा कनाडा का नंबर या यूएस का नंबर डायल किया, जी फिर भी वो कॉल रूट होके मेरे इंडियन मोबाइल पे मुझे मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज आज अवेलेबल है, और इसको फिर कुछ चीजें हाइड करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स यूज की जाती हैं उससे ये क्रिमिनल्स बचे रहते हैं। यानी कि जैसे मैं ये आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये टेक्निक है हमारे लिए, हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए ये इजाद हुई है इसकी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारी जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल जानकारियां हैं, वही ये हमारे लिए घातक साबित हो रही है, ये टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल। और जैसा एक चीज कही जाती है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, तो जी वैसी ही बात है कि आप आज फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करने के लिए कोई भी फीस नहीं दे रहे हो, लेकिन आप आपकी प्राइवेसी से उसको पे कर रहे हो। ये बिल्कुल बिल्कुल, समझने की बहुत जरूरत है, बहुत सभी जरूरत लोगों को समझने की जरूरत है कि आप अगर इन चीजों का इस्तेमाल जरूर कीजिए, वो नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज कीजिए, लेकिन किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं वो थोड़ा समझिए, और उसमें जरूरत से ज्यादा जानकारी शेयर ना करें,
अभी क्या होता है कि आप अगर फेसबुक का खोल के देखें या इंस्टाग्राम खोल के देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपके दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इस जी एयरपोर्ट पे हूँ, मैं वहाँ हूँ। तो ये सारी जानकारी अप टू डेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। टेक्निकली अगर आप उसके बारे में सोचें कि ये किसका पर्पस क्या है और मैं क्यों उस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो जो आप बता रहे हो उस इंफॉर्मेशन की शायद ही किसी को जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही वही जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं अननेसेसरी, वही आपके लिए घातक साबित घातक होती है। साबित हो जाती है, बिल्कुल। बराबर। और एक चीज और मिलन जी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारा पैसा इन्वॉल्व होता है, हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो है हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जो ज्यादातर गूगल बिल्कुल पे का इस्तेमाल करते हैं। उसके भी बहुत सारे फ्रॉड के मामले जो हैं वो देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोग उसमें भी शिकार हो जाते हैं। उससे बचने के बिल्कुल। लिए क्या किया जाए, या कैसे शिकार होते हैं वो लोग? हाँ, उसमें क्या है, बहुत सारे लोग जब पैसे की ट्रांसफर्स की बात करते हैं तो कभी कभार क्यूआर कोड्स, अपने से क्यूआर कोड भेजते हैं, बोलते हैं कि आपको पैसा रिसीव हो जाएगा, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको हम्म। पैसा रिसीव हो जाएगा। समझने वाली ये बात है कि किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद पैसा आपके अकाउंट से चला जाएगा, वो जी कभी भी आपके अकाउंट में आएगा नहीं। क्यूआर कोड्स बनाए ही गए हैं इसलिए कि वो पैसा आपके अकाउंट से चला जाए। जी तो ये एक चीज है। और दूसरा, आप अभी कहीं रैंडमली कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, आप वो स्कैन करते हैं, तो स्कैन करने के बाद जो नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम आता है, वो नाम आपको कंफर्म करना है सामने वाले से कि भाई इसी नाम से है ना ये अकाउंट, और तभी आप उसको पैसा दीजिए। अब जब वो ट्रांसफर हो जाए और सक्सेसफुल आ जाए, तब वो सामने वाले को भी आप बता दीजिए कि सक्सेसफुल हो गया है। बहुत जी बार ऐसा होता है कि वो जो क्यूआर कोड है वो मस्ती मस्ती में कोई लोग बदल देते हैं और हम पे कर देते हैं, लेकिन वो सामने वाले के पास पैसा नहीं जाता है, तो वो फिर हमें पूछता है कि भाई आपने पे नहीं किया। तो हम्म। ऐसी चीजें होती हैं। और फिर या फिर अभी बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल लोग जब पैसा ट्रांसफर्स के मामले में बोलते हैं कि भाई मेरा बैंक अकाउंट का डिटेल्स देने के बजाय मैं कोई लिंक भेज देता हूँ या मैं क्यूआर कोड भेज देता हूँ। जी ये समझने वाली बात यह है कि क्यूआर कोड से पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा। तो जी कभी भी अगर आपको किसी से पैसा लेना है तो वो आपको ऐसा बिल्कुल करना नहीं है कि मैं क्यूआर कोड को या किसी लिंक को क्लिक कर दिया। अब बहुत सारी चीजें क्या है ऑनलाइन में, जब आप कोई चीज बेचने के लिए जाते हो, मान लीजिए आपने OLX पे कुछ डाल दिया बेचने के लिए, तो आपको बहुत सारे कॉल्स ऐसे आएंगे जो बोलेंगे मैं ये खरीदना चाहता हूं आपसे और मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, आप उस पे ऊपर क्लिक कर देना, या मैं जी कोई क्यूआर कोड भेजूंगा तो पैसे आपको आ जाएंगे। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं ये ऐसी ताक में बैठे हैं कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जिनको हम फंसा सकते हैं। तो हम्म। अगर आपको जरा भी एक एवरेज सा थोड़ा अवेयरनेस है तो आप इमीडिएटली उसको वहीं पे कन्वर्सेशन को एंड कर सकते हैं कि भाई नहीं, मैं किसी लिंक को क्लिक नहीं करूंगा, मैं किसी क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करने वाला, तू तेरे बैंक अकाउंट्स डिटेल्स भेजो और मैं आपको आपके बैंक अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर करूंगा, या आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करो। यानी कि अगर आपको कोई पैसा देने के लिए, जब पैसा देना हो किसी ने, तो कहे कि मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूं आपको पैसा आ जाएगा, तो कभी भी हाँ, उसको स्कैन ना करें। जो बिल्कुल नहीं। हमारे दर्शक इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि हमें किसी को भी पैसा रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना नहीं ही पड़ता। किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके अकाउंट से अपना पैसा, जो आपका पैसा है, वही डेबिट हो जाएगा, उस शख्स के बिल्कुल। पास चला जाएगा। और मिलिंद जी, एक बहुत जरूरी ये जानकारी है कि हमारे फोन पर ना आजकल मैसेजेस आते हैं कि आपके इतने लाख की लॉटरी लग गई है, आप ये क्लिक करें और ऐसा हो जाएगा, या आप 1,000 रुपया दें, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद आपके अकाउंट में 25 लाख रुपया आ जाएगा। ऐसा कोई भी स्कीम जो है इसमें हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सारे ही फ्रॉड के जरिए हैं। अब शायद आप को याद होगा हरीश जी, जब ईमेल्स नए नए आते थे, जी नए नए खुले थे, हमने ईमेल्स यूज करना शुरू ही किया था, तब हमारे पास एक ऐसा ईमेल आता था कि भाई आपने एक लॉटरी जीती है, और उसमें
बहुत सारा पैसा उसमें बताया जाता था कि भाई आपने लॉटरी जीती है, तो आप उसको जब रिस्पॉन्ड करते हैं, लालच के चक्कर में आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो फिर आपसे गवर्नमेंट फीस, टैक्स और करेंसी कन्वर्जन, इसके चार्जेस के नाम पे आपसे पैसा ऐंठते रहते हैं, और फिर उसके बाद वो अचानक से आपको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ये तो एसएमएस के जरिए तो आप अभी सीधा आपके मोबाइल पर ही आ रहे हैं, ताकि आप वो लिंक को क्लिक करें और फिर आपकी जानकारी वहां दे दें, और एक बार आपने उन जानकारी दे दी तो इसका मतलब आपने एक स्टेप तो उनकी तरफ बढ़ाया है। तो इसीलिए फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर आपको पर्सनली कांटेक्ट करके आपसे कुछ और पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। बाद में वो पैसा आएगा नहीं आएगा, वो तो नहीं आता है, क्योंकि वो इतना जेन्युइन तो होता नहीं है, बट वो आपको ऐसे ही बताते रहेंगे कि भाई आप इतना कन्वर्जन का फीस दे दो, आप गवर्नमेंट का टैक्सेस का, इनकम टैक्स कटेगा आपका, वो पैसा दे दो, फिर हम उसके बाद आपको ट्रांसफर करेंगे। तो इसको पहले ही कन्वर्सेशन में अगर बंद करना है तो एक ही चीज बोलनी है वहां पे कि भाई जो भी आपका टैक्सेस है वो सारा उसी पैसे में से कट कर लो, और फिर बाकी का बैलेंस मेरे अकाउंट में डाल दो। पहले 25 लाख डालो, फिर टैक्स दे देंगे हम। हाँ, या तो फिर ऐसा, या तो बोलना है कि भाई कितना 5 लाख अगर टैक्स है ना, तो आप 5 लाख कट कर लो, बाकी के 20 लाख डाल दो। तो देखिए क्या है कि साइबर क्रिमिनल्स हो या कोई हो, उससे हमें एक स्टेप ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा जवाब देने के लिए भी, और वो ना फंसे इसके लिए भी स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। और एक शख्स है, उसको फोन आता है, वो कहता है कि मैं आपको जानता हूं कि आप मेरे घर के पास रहते हैं, कोई भी ऐसे नाम लेता है कि आप जसबीर बोल रहे हैं, आप सुरेंद्र बोल रहे हैं, मैं आपके चाचा का बेटा बोल रहा हूँ, या मैं आपका चाचा बोल रहा हूँ, मैं कनाडा में रहता हूँ और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। आपके साथ वो रिश्तेदारी निकाल लेता है शख्स। रिश्तेदारी निकालने के बाद कहता है कि मैं कनाडा में पिछले 22 साल से रह रहा हूँ और मेरे पास बहुत जायदाद है, यहाँ पे सेटल हूँ, मैं पक्का हूँ यहाँ पे, तो मैंने पैसा ट्रांसफर करना है, लगभग 17 लाख मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा और तुम मुझे अपना अकाउंट भेजो। वो शख्स कहता है कि शायद मेरा कोई रिश्तेदार है, वो अकाउंट नंबर भी भेज देता है अपना, और उसी वक्त वो 17 लाख की रसीद आपको आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है। किसी भी साइमल्टेनियसली बैंक का नाम लिखा होता है, और वो शख्स पढ़ के बड़ा हैरान होता है कि मेरे अकाउंट में 17 लाख रुपए आ भी गए। और फिर वो कहता है कि ऐसा कर कि 2 लाख रुपया तू पहले ना मेरे को ट्रांसफर कर दे, मैं फंस गया हूँ पूरी तरह से, ये 17 लाख जो तुम्हारे पास आ गया इसमें से जितने मर्जी रख लेना, पर मुझे 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे। और वो शख्स 17 लाख के लालच में 2 लाख ट्रांसफर कर देता है। बिल्कुल। और फिर वो 17 लाख तो आएंगे नहीं, लेकिन वो शख्स जो है, ये बहुत वायरल हो रही है आजकल, आपको भी शायद पता होगा, और फिर वो शख्स कहता है कि भैया पहले 17 लाख ट्रांसफर कर दो, फिर मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। बिल्कुल, यही तो चीज हम अभी बात कर रहे थे कि ऐसे कोई भी क्रिमिनल से हमें थोड़ा एक कदम आगे चलना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा कि भाई कोई भी अगर ऐसा हमें लालच दे रहा है कि भाई आपको 25 लाख आ जाएंगे, 17 लाख आ जाएंगे, तो उनको बोलना है कि भाई जो भी आपको कट करके आपका हिस्सा रखना है पहले आप वो रख लीजिए, उसके बाद हमें भेज दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि ये सामने वाले का अगर विलिंगनेस वो देखते हैं कि भाई ये आदमी फंस रहा है, तो उसको फिर और थोड़ा थोड़ा करके उससे पैसा मांग लेते हैं। और नॉर्मली जो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि ये 50,000 मांग रहा है या 2 लाख मांग रहा है, तो लेकिन मुझे तो 25 लाख आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बदले में अगर मेरे 2 लाख में दे रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे 25 लाख मिल रहा है, राइट। तो ये उस लालच में फंसने वाली बात है, और कुछ नहीं है। यानी कि वो जो इंस्टेंट जो हमें स्लिप्स भेज देते हैं, बैंक्स का नाम लिखा होता है, सारे फ्रॉड तो सारा फ्रॉड होता है, सारा फ्रॉड होता है। देखिए, कोई बिना मतलब के और बिना किसी वैलिड रीजन के आपके अकाउंट में पैसा क्यों डालेगा, पहली तो ये बात है। और जैसा मैंने कहा ना आपको कि लॉटरी के ईमेल्स आते हैं, या लॉटरी के एसएमएस आते हैं, या लकी ड्रॉ के मैसेज आते हैं, तो अगर आपने किसी लकी ड्रॉ में खुद से पार्टिसिपेट नहीं किया है तो फिर आपको इनाम की रकम मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल
बिल्कुल। तो ये थोड़ा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है वहां पर, कि कोई रैंडमली तो आपको, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो कोई रैंडमली तो आपको सिलेक्ट नहीं करेगा कि भाई ये आप मेरा पैसा आप ले लो, या मेरे बिल्कुल। पास आपका मुझे नंबर बहुत अच्छा लगा, मोबाइल नंबर, तो आपका क्या कहते हैं कि इनाम मैं आपको दे रहा हूँ, या किसी लॉटरी आपको दे रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, आपने अप्लाई करना चाहिए उसके लिए। अगर आपने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया है तो आपको इनाम मिलने का कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल। और मिलन जी, मैं आपसे लास्ट में यही पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे लोग जो फ्रॉड करते हैं, क्या वो पकड़े जाते हैं? उनको पकड़ना मुश्किल है, आसान है, या वो हाथ में नहीं आते? जी देखिए, अब उसमें ऐसा है कि पकड़े तो जाते हैं, जी। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। आपने शायद सुना होगा, जमतारा नाम की जगह है जहां से जी, जी। बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स आते हैं। तो बिल्कुल, उसके ऊपर एक वेब सीरीज बिल्कुल, भी बनी बिल्कुल। है। बिल्कुल। तो वो पकड़े ही गए हैं, इसीलिए तो वो सारी कहानी बाहर आई है कि वो किस तरह से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो बड़े बड़े फ्रॉड्स या बड़े बड़े साइबर अटैक्स करते हैं, तो उनको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके करते हैं। और नॉर्मली ये होता है कि इतना इन्वेस्टिगेशन और वो सब नहीं हो पाता उस केस में, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन जाके रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती, इसीलिए वो क्रिमिनल्स छूट जाते हैं। बट दोनों ही तरह से मैं बोलूंगा कि जो नॉर्मल से फ्रॉड करते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देते हैं, मतलब अपना ट्रेस छोड़ देते हैं। जी, जी। और कुछ ऐसे बड़े साइबर अटैक्स के मामले में बोला जाए तो वो कई कई बार हो सकता है कि वो मुश्किल हो, क्योंकि वो जी। बाहर के किसी कंट्री में बैठे हों और वहां से कुछ अपना गैंग चला रहे हों, कुछ कर रहे हों। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो जैसा मैंने कहा कि हमें स्मार्ट होना है। हमारे लिए जो हमारी बैंक्स वगैरह हैं वो पहले से ही बहुत सारी हमारी जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने कदम उठाते रहते हैं, और हमें थोड़ा और स्मार्ट बन के अपने क्रेडिट कार्ड्स पे, डेबिट कार्ड्स पे लिमिट सेट करके रखना है। क्रेडिट कार्ड्स को अगर आप डोमेस्टिक में यूज करते हैं लेकिन इंटरनेशनल में नहीं यूज करते, तो वो सारे ऑप्शंस को आपको ऑफ करके रखना है। या एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलता है, जी। सिर्फ उस वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को यूज करें, जो एक्चुअल क्रेडिट कार्ड है उसको ना यूज करें। और मिलन जी, एक चीज ओटीपीज और, किसी को ना ये दें। जो साइबर क्राइम है, इसके अंडर ही आता है एक और वर्ड है, एक और टर्म है जिसको हम टूल किट का नाम दे देते हैं। नहीं, ये जो टूल किट की जो बात कर रहे हैं ये थोड़ा अलग विषय हो जाता है। ये टूल किट्स, देखिए ये तो आईटी इंडस्ट्री का ही वर्ड है, ठीक है। अब इसमें एक और वर्ड है, रूट किट बोला जाता है। रूट किट, रूट किट माने जो आपके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो जाते हैं जो मैलिशियस पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब ये अलग हो गया, जो टूल किट है वो अलग सा विषय है। टूल किट यानी कुछ ऐसे जानकारी जो आप इस्तेमाल करते हैं नैरेटिव सेट करने के लिए, मतलब आप मीडिया में या आप सोशल मीडिया में कुछ फैलाने के लिए, कुछ गलत चीजें, किसी एक टॉपिक पर गलत चीजें फैलाने के लिए जो एजेंडा सेट किया जाता है, उसके तहत आपको जो मटेरियल दिया जाता है उसको टूल किट कहा जाता है। तो ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एक्टिविस्ट आपको ट्विटर पर दिखेंगे, किसी एक टॉपिक पर लिखने वाले, वो एक जैसी ही ट्वीट की होती है उन्होंने, वो कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट किया हुआ होता है, तो उसको बोला जाता है कि ये टूल किट दिया गया है। इसको झूठ फैलाने के लिए या कुछ गलत चीजें फैलाने के लिए दिया गया है, या किसी चीज को ब्लॉक करने के लिए, मान लीजिए कोई देश की कोई पॉलिसी है उसको ब्लॉक करने के लिए, तो उस चीज का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो रूट किट है वो टेक्नोलॉजी वाइज हमारे क्षेत्र की बात है। तो मिलन जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई कि इसमें जो मेन बात तो यही है कि अगर आप सतर्क हैं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जागरूक हैं, अगर आप स्मार्ट हैं,
तो आप किसी भी तरह के क्राइम में फंस नहीं सकते हैं। साइबर क्राइम हो या साइबर अटैक हो, अगर आप अलर्ट हैं तो आप किसी भी तरह के क्राइम के शिकार नहीं हो सकते हैं। और जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर करते समय सोचें समझें कि मैं किसको ये जानकारी दे रहा हूं और ये जानकारी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। एक बार फिर से मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।